नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्देशिका एक ऐसा टॉपिक है, उद्देशिका या प्रस्तावना, जिससे 2 से 3 प्रश्न आसानी से पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि उद्देशिका होती क्या है। उद्देशिका जो है वो संविधान के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका के स्रोत क्या हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मिली थी। और उसके बाद जो है उद्देशिका बनी। ठीक है, संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। दूसरा स्रोत माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, क्योंकि जो उद्देशिका में भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती हैं। पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसको अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। N.A. पालकीवाला जो थे उन्होंने कहा कि संविधान का परिचय पत्र है उद्देशिका या प्रस्तावना जो होता है वो किसी भी संविधान का परिचय पत्र होता है। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न वे होते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है हमारे मूल प्रस्तावना का भाग नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया तो उसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द ऐसे थे जिनको बाद में शामिल किया गया था। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इन्हें हम जो है कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे संविधान में। तो समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समाजवादी, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है जो कि नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। समाजवाद 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक समाजवाद होता है लोकतांत्रिक और दूसरा समाजवाद होता है साम्यवादी। जो साम्यवादी समाजवाद होता है उसमें राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक कठोर होता है और जो लोकतंत्रात्मक होता है उसमें थोड़ा सा लचीला होता है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, जो संसाधन होते हैं उन पर सरकारी नियंत्रण रहता है। तो भारत ने क्या किया, एक बीच का रास्ता अपनाया और उसने एक मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। जैसे अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 39 अनुच्छेद 39B अनुच्छेद 39C जो है उसमें आपको साम्यवादी दृष्टिकोण दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो देश के भौतिक संसाधन हैं उसमें समानता के आधार पर उनका वितरण होगा। ये नहीं है कि आप महिला हो, ये पुरुष हैं, या फिर आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, इन आधार पर आपको भौतिक संसाधन नहीं मिलेंगे। वो समानता के आधार पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो धन है उसका संकेंद्रण जो है वो कुछ ही हाथों तक नहीं होगा। इसमें जो है ये हमारी है समाजवादी व्यवस्था जो कि लोकतांत्रिक है। ठीक, आगे आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सीधा सा ये है कि कोई भी राज्य जो भारत देश का है वो अपना कोई एक धर्म जो है, राज्य धर्म नहीं होगा। यहाँ पर धर्म एक वैयक्तिक मामला है, हर इंसान अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अगला आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हम सभी को पता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का जो शासन होता है वो होता है लोकतंत्र।
अब्राहम लिंकन जी ने कहा भी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो यहाँ पर गणराज्य का क्या मतलब होता है कि जो हमारा भारत देश है उसका जो एकदम जो प्रतिनिधित्व करेंगे, जो वो आपके अनुवांशिक नहीं होंगे, वंशागत नहीं होगा वो पद, वो जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशागत ना होकर के निर्वाचित होगा। ठीक है। इसी प्रस्तावना के अंतर्गत ये अपने नागरिकों को कुछ न्याय देता है। 3 तरीके के न्याय देते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कुछ स्वतंत्रता दी गई है हमें 5 तरह की, जैसे विचार, अगर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, कुछ अभिव्यक्ति, कुछ बोलना है, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। कुछ जगह हमें समानता भी दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। और इसी के साथ कुछ संकल्प भी हैं इस प्रस्तावना में, जैसे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुत्व बढ़ाने की जो भावना है वो संकल्प लिया गया है कि हम बंधुत्व को, आपस में भाईचारे को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हमारा पूरा प्रस्तावना है वो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनके मन में ये विचारधारा थी कि वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और उनका ये मोटिव था कि इसके पीछे की भावना हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, कि सभी लोगों का हित हो और सभी लोग सुखी हों। ठीक। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ शब्द जोड़े गए जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब कभी कभी जो है प्रस्तावना को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है। सबसे पहले बेरूबाड़ी संघ के मामले में विवाद हुआ 1960 में, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी समझौते को लेकर के उपयोग किया गया था। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जो प्रस्तावना है क्योंकि कहीं कहीं जो प्रस्तावना की भाषा है वो बहुत ही क्लिष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर प्रस्तावना की भाषा अस्पष्ट है वहाँ पर ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए एक कुंजी है। बाद में लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही भाग है। आगे चल के LIC ऑफ इंडिया 1995 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, लेकिन प्रस्तावना गैर न्यायिक है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि जो निर्देशिका है वो संविधान की आत्मा है। जबकि भीमराव अम्बेडकर जी, जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके PCS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार जो अनुच्छेद 32 था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा KM मुंशी जी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। 2 प्रश्न हम ऐसे देख लेते हैं जो बीच में आते हैं कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना। तो 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो 1945 में भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। एंड जल्दी ही दूसरा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।